उस रात आधी रात के करीब झांग छुईलान ने अभी अभी 3 जुड़वां बेटों को जन्म दिया ही था कि अचानक घर में कुछ अनजान लोग आ घुसे। वे चुपचाप चलकर सीधे पलंग के पास पहुंचे और तीनों बच्चों को घूरने लगे। तुम लोग कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? पतीली जियानगुओ झट से खड़ा हुआ और पलंग के सामने आकर खड़ा हो गया। ये हमारे बच्चे हैं, दूर रहो। काले रुई के कोट वाला आदमी कुछ नहीं बोला। उसने अचानक जेब से कोई चीज निकाल कर दिखा दी, जैसे कोई लोहे की तख्ती हो। ली जियानगुओ ठीक से देख भी नहीं पाया था कि एक ठिगना आदमी पीछे से घूम कर आया और उसकी गर्दन दबोच ली। छुईलान डर के मारे चीख पड़ी। वह बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक लंबे आदमी ने उसका कंधा दबा दिया। हिली तो बच्चा नहीं बचेगा। वह बेबस आंखों से देखती रह गई। ठिगना आदमी पहला बच्चा उठाकर पहले से तैयार काले कपड़े में लपेटने लगा। लंबा आदमी पीछे पीछे दूसरे बच्चे को उठा ले गया। काले कोट वाला आदमी झुककर तीसरे बच्चे को उठा लेता है। मेरे बच्चे लौटा दो। छुईलान पागलों की तरह लंबे आदमी से लिपट गई। आंसू और पसीना उसके चेहरे से बह रहा था। मेरे बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? तुम लोग हो कौन? मेरे बच्चों को क्यों उठा रहे हो? लंबे आदमी ने बेरहमी से उसका हाथ झटक दिया। तीनों आदमी बच्चों को लेकर दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। जियानगुओ, छुईलान चीखती हुई उठी। नंगे पांव ठंडी सीमेंट की जमीन पर दौड़ी। जैसे ही कमरे से बाहर निकली, चौखट से ठोकर खाकर गिर पड़ी। घुटनों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द का होश नहीं था। वह बस देखती रह गई। 3 काली परछाइयां बच्चों को लेकर आंगन के कोने में खड़ी वैन में घुस गईं। गाड़ी स्टार्ट हुई और देखते देखते ओझल हो गई। ली जियानगुओ लड़खड़ाता हुआ आया और पत्नी को उठाया। दोनों खाली आंगन के दरवाजे को देखते हुए कांप रहे थे। हम ढूंढेंगे। ली जियानगुओ ने चेहरे पर हाथ फेरा। उसकी आवाज बैठ चुकी थी। हमारे गांव के पीछे ही हाईवे है, वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बच्चे तो समय से पहले पैदा हुए हैं। छुईलान रोते हुए बोली। सिर्फ 4 साढ़े 4 जिनके हैं, एक बूंद दूध तक नहीं पिया। ठंड लग गई तो क्या होगा? यह सुनकर ली जियानगुओ का दिल बैठ गया। उसे दिन में दाई वांग चाची की बात याद आई। समय से पहले जन्मे बच्चों को ठंड में बचाना मुश्किल होता है। थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी भी देना पड़ता है, नहीं तो ज्यादा देर नहीं टिके। उसने दांत भींचे, दरवाजे के पीछे रखी हंसियां उठाकर कमर में खोस ली और घर की टॉर्च छुईलान के हाथ में थमा दी। तुम घर पर रुको, मैं लोगों को बुलाकर लाता हूँ। वह अंधेरे में लड़खड़ाता हुआ गांव के पश्चिमी छोर की ओर दौड़ा। वहीं गांव के प्रधान बूढ़े जौ रहते थे। जौ के घर की बत्ती जल रही थी। उसने बस 2 बार दरवाजा खटखटाया। जौ रजाई ओढ़े बाहर आ गए। इतनी रात गए क्या हुआ? मेरे बच्चे उठा ले गए, ली जियानगुओ हांफते हुए बोला। तीनों बेटों को? उसने सारी बात जल्दी जल्दी बता दी। जौ का चेहरा फौरन बदल गया। वह मुड़कर आंगन में चिल्लाया, अरे मेरी टॉर्च ले आ और बगल वाले लाओ, वू को भी बुला। दूसरे लोगों को खबर कर दो, जियानगुओ के बच्चे उठा लिए गए हैं। सब हाईवे पर पहुंचो। 10 मिनट भी नहीं लगे कि गांव के दर्जन भर ताकतवर आदमी इकट्ठा हो गए। किसी के हाथ में टॉर्च थी, किसी के हाथ में कुदाल। जो ने सबको 3 टोलियों में बांट दिया। एक टोली गांव के पूरब वाले मोड़ पर जाओ, दूसरी दक्षिण की ओर, तीसरी मेरे साथ हाईवे पर चलेगी। गाड़ी होगी तो वहीं से जाएगी। सब चलने ही वाले थे कि छुईलान हांफती हुई वहां पहुंच गई। उसने मोटा कोट लपेट रखा था। सीने से 3 दूध की बोतलें लगाई थीं, जिनमें गुनगुना मीठा पानी भरा था। मैं भी चलूंगी, वह बोली। बच्चे माँ की आवाज पहचानते हैं। मैं पुकारूंगी तो शायद सुन ले। झो ने उसकी लाल सूजी हुई आंखें देखी, कुछ नहीं कहा। बस दूसरी टोली से कहा, इसे संभाल कर ले चलना, धीरे चलना, गिर मत जाना। सब लोग हाईवे की ओर बढ़ चले। रात की हवा चेहरे पर चाकू की तरह चुभ रही थी। करीब 20 मिनट बाद दूर से वैन के इंजन की आवाज सुनाई दी। झो ने इशारे से सबको सड़क किनारे पेड़ों के पीछे छिपने को कहा। टॉर्च बंद कर दी गई। कुछ ही देर में एक पुरानी वैन धीरे धीरे आती दिखी। पीली सी हेडलाइट, गाड़ी पर कीचड़ के छींटे। जो ने एक नजर में पहचान लिया। ये पास के जिले में चलने वाली सेकंड हैंड वैन थी। उसने सबको इशारा किया। जैसे ही गाड़ी पास आई, वह जोर से चिल्लाया, रोको! दर्जन भर ग्रामीण पेड़ों के पीछे से निकल पड़े। कोई कुदाल लेकर गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, कोई पहियों के नीचे पत्थर फंसाने लगा। ड्राइवर घबरा गया, जोर से ब्रेक मारा। टायर सड़क पर काली लकीर छोड़ते हुए रुके। तुम लोग क्या चाहते हो? काले कोट वाला आदमी साइड की खिड़की से झांका। उसके हाथ में वही लोहे की तख्ती थी, लेकिन इस बार ली जियानगुओ साफ देख चुका था। उस तख्ती पर कुछ भी नहीं लिखा था। वह बस जंग लगा बेकार लोहे का टुकड़ा था। मेरे बच्चे सौंप दो। ली जियानगुओ 2 कदम आगे बढ़ा। ली जियानगुओ ने हंसिया गाड़ी की तरफ तान दी। बच्चे सौंप दो, नहीं तो गाड़ी तोड़ देंगे। गाड़ी के अंदर बैठे लोग घबरा गए। पीछे की सीट से ठिगना आदमी झांका। उसकी गोद में काले कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा था, वही झांग छुईलान का बच्चा। छुईलान ने देखते ही चीख मारी, मेरे लाल, माँ यहाँ है। काले कपड़े में लिपटा बच्चा जैसे आवाज पहचान गया। उसके अंदर से हल्की सी रोने की आवाज आई। ठिगना आदमी घबरा गया। वह बच्चे को और कसकर पकड़ने लगा, लेकिन छुईलान पहले ही गाड़ी के पास पहुंच चुकी थी। उसने झपट कर बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया। मेरा बच्चा लौटा दो। ड्राइवर सीट से लंबा आदमी उतरा और छुईलान को धक्का देने ही वाला था कि एरजू ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। आसपास के गांव वाले भी घेरा डाल चुके थे। तीनों आदमी बीच में फंस
गए। काले कोट वाला आदमी तगड़ा था, उसने जेब से पैसों की एक गड्डी निकाली। हम भी किसी के कहने पर आए हैं, ये पैसे ले लो, मुआवजा समझो, बच्चा हमें ले जाने दो, हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। बूढ़े झो ने गुस्से में पैसे जमीन पर फेंक दिए। तुम जानते हो ये बच्चे कितने नाजुक हैं, समय से पहले पैदा हुए हैं, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी लोगे। उसी वक्त वैन का पिछला दरवाजा खुला, एक औरत रोती हुई बाहर झांकी। हम बुरे लोग नहीं हैं, मेरे आदमी से बच्चा नहीं होता, मैं बस एक बच्चा चाहती थी। छुईलान पल भर को ठिठक गई। उसने औरत की सूजी लाल आंखों की ओर देखा, दिल में कुछ चुभा। बहन, वह नरमी से बोली, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द, लेकिन ये मेरे कलेजे के टुकड़े हैं। अगर तुम्हें बच्चा चाहिए, हमारे गांव में कई बेसहारा बच्चे हैं, मैं पूछताछ कर दूंगी, लेकिन मेरे बच्चे मत छीनो। औरत कुछ कहने ही वाली थी कि काले कोट वाले आदमी ने उसे घूर लिया। चुप रह, वह हिली ही थी कि लाओ, वो ने उसका कंधा दबा दिया। आज ये बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। तीनों आदमी समझ गए कि अब जोर नहीं चलेगा, पहले जैसी अकड़ भी नहीं रही। ठिगने आदमी ने गहरी सांस ली और अपनी गोद से बच्चा आगे बढ़ा दिया। हमने भी किसी के पैसे लिए थे, वह पास के जिले में एक फैक्ट्री चलाता है, कह रहा था अगर लड़का दिला दो तो हम में से हर एक को 10,000 देगा। छुईलान ने झट से बच्चा लिया, काला कपड़ा खोला, वहीं उसका बड़ा बेटा था। चेहरा ठंड से लाल पड़ चुका था, रोने की आवाज भी कमजोर हो गई थी। उसने फौरन बोतल मुंह से लगाई, बच्चे ने चूची पकड़ ली और धीरे धीरे पीने लगा। रोना थम गया। यह देखकर बाकी दोनों आदमियों ने भी अपने अपने बच्चे बाहर निकाल दिए। छुईलान ने तीनों को अपनी बाहों में भर लिया, अपने मोटे कोट में लपेटकर सीने से लगा लिया, मानो फिर कभी ठंड न लगने देगी। झो ने एरजू से कहा कि तीनों आदमियों पर नजर रखे। खुद उसने मोबाइल निकाला और पास के जिले की फैक्ट्री के मालिक को फोन किया। वह पहले वहां गया था, पहचान थी। फोन पर पूरी बात सुनते ही फैक्ट्री मालिक गुस्से से बोला, मैंने किसी को बच्चा उठाने नहीं भेजा, ये जरूर मेरे यहाँ का ल्यू लाओशवान है। कुछ दिन पहले कह रहा था कि 2 लड़के चाहिए, मैंने मना कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि वह इतना नीचे गिर जाएगा। फोन काटकर झो ने तीनों आदमियों से कहा, तुम लोग ठगे गए हो। ल्यू लाओशवान ने मालिक को बताया ही नहीं, वह खुद बच्चों को चुराना चाहता था। तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ठिगना आदमी गाली बक बैठा, वो हरामजादा हमें इस मुसीबत में डाल दिया। झो ने देखा कि ये लोग असल में बदमाश नहीं थे, बस पैसों के लालच में अंधे हो गए थे। वह बोला, आज हम पुलिस नहीं बुलाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ गांव चलना होगा और ल्यू लाओशवान का पूरा पता बताना होगा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। तीनों ने तुरंत सिर हिला दिया, बताया कि वह अभी किराए के कमरे में है और सुबह बच्चों को लेने आने वाला था। सब लोग बच्चों को लेकर वापस गांव की ओर चले। छुईलान की गोद में तीनों बच्चे सो चुके थे। छोटे छोटे होंठ बीच बीच में हिल रहे थे, जैसे सपने में दूध पी रहे हों। ली जियानगुओ उसके पास चल रहा था, बार बार उसके कोट को ठीक कर देता। अब सब ठीक है, उसने धीमे से कहा। बच्चे वापस आ गए। छुईलान मुस्कुराई, सिर हिलाया, लेकिन आंखों से आंसू फिर बह निकले, इस बार खुशी के आंसू। जब वे गांव पहुंचे तो आसमान हल्का हल्का उजाला हो चुका था। वांग चाची को खबर मिली कि बच्चे मिल गए हैं। वह तुरंत गर्म पानी की केतली लेकर आ गईं। डायपर बदले, गुनगुना मीठा पानी पिलाया। बाद में जो लोगों को लेकर ल्यू लाओशवान के पास पहुंचा, उसे पकड़कर कस्बे की न्याय चौकी ले जाया गया। ल्यू लाओशवान ने गलती मान ली, बोला कि बीवी को रोज रोते देखकर अक्कल खो बैठा था। उसने ली जियानगुओं के परिवार को 2,000 रुपए मुआवजे में दिए। तीनों आदमी भी छोड़ दिए गए, लेकिन उसके बाद वे कभी उस गांव में लौट कर नहीं आए।